ये ठान लिया था कि ये नक्सलवाद अब समाप्त हो जाना चाहिए। नॉर्थ एरिया में कुछ शेष रह गए तो लगातार सीरीज चली, उनको पत्रकार साथियों ने बस्तर में बहुत असिस्ट। मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया था कि फर्जी हुआ एनकाउंटर, जिसने मन बना लिया कि लाल आतंक समाप्त होना चाहिए। हमारे देश में नक्सलवाद कितना है, उस आर्म्ड कैडर का तो 90% छत्तीसगढ़ से। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हाँ तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था हमारे टीम बढ़े, हमारे काम धाम बढ़े। तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। दिसंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। बस्तर में कुछ नहीं बदला था, ना अधिकारी बदले थे, ना कर्मचारी बदले थे, लेकिन सरकार बदल गई थी और सरकार का संकल्प बदल गया था। जनवरी 2024 में ही एक बड़ी बैठक होती है और उस बैठक में आसपास के राज्यों के डीजीज भी आते हैं और एक चर्चा होती है जिस पर ये इस बात का आकलन किया जाता है कि कुल हमारे देश में नक्सलवाद कितना है और उसका कितना प्रतिशत किस प्रदेश में है। ये निकलकर सामने आता है सबकी चर्चा के बीच में कि पूरे देश का नक्सलवाद का 75% सिर्फ छत्तीसगढ़ में। और एक और विशेष बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में जो आर्म्ड फोर्सेस इनके हैं, आर्म्ड कैडर इनका है, उस आर्म्ड कैडर का तो 90% छत्तीसगढ़ से। झारखंड में भी कोई पकड़ा गया तो वो हमारे बीजापुर का नौजवान था, सुकमा का नौजवान था। कोई उड़ीसा में पकड़ा गया तो भी वही था, झारखंड में पकड़ा गया तो भी वही था, गढ़चिरौली में पकड़ा गया तो वही था। ये बीजापुर से हमारे बस्तर से बहुत सारे नौजवानों को भ्रमित करके ले जाया गया, उनको वहाँ पर लगाया गया था। तो सबसे बड़ी समस्या ये छत्तीसगढ़ इसका हब हुआ करता था, तो छत्तीसगढ़ में ही इस बात के लिए सबसे अधिक प्रयासों की आवश्यकता थी। उस बैठक में ही, बैठक के विषय बिंदु आज भी हैं सबके सामने, उस बैठक में ही ये निर्देश दिए गए कि सीआरपीएफ अपनी गणना बताएंगे कि किस तरीके से नक्सलवाद का समूल नाश, समूल उन्मूलन कर लिया जाएगा। बीएसएफ भी इस बात की गणना करेंगे, छत्तीसगढ़ पुलिस भी इस बात की गणना करेगी। ऐसे सारे ही वर्टिकल्स को ये काम सौंपा गया और सबने अपने अपने रिपोर्ट समय पूर्वक जमा किए। दूसरी बैठक जब छत्तीसगढ़ में होती है वो समय था 24 अगस्त सन 2024। वो 24 अगस्त सन 2024 तक इन सारे ही जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, उन वर्टिकल्स से आए हुए रिपोर्ट्स के आधार पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने ये घोषणा की कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलियों का वो कैडर जिसके माध्यम से वो हत्याएं करते हैं, वो कैडर समाप्त कर दिया जाएगा। ये उस दिन की घोषणा है। जब ये घोषणा हुई थी तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ था, लगा था कि ये क्या बोला जा रहा है, कैसे संभव हो सकता है। ऐसे सबके मन में आया था, ज़रूर मेरे भी मन में आया था और मैंने भी उनसे बात की कि भाई साहब ये कैसे संभव होगा, ये हम कैसे करेंगे करके। तब एक बार दिल्ली में ही बैठ करके और उन्होंने वो रोड मैप बताया था। इन संस्थाओं ने ये कहा है और ये कहने के बाद अगर हम ये करके आते हैं आगे तो हम नियत समय तक इस काम को पूरा कर पाएंगे। ऐसा बहुत स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर रोड मैप था। मल्टीपल डायमेंशन पर अप्रोच किया जाना आवश्यक था, यह था। तो वो उसके बाद से ही कवायद शुरू होती है और आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसमें सबसे बड़ा कारक कोई था तो बस्तर को ही अगर हम फोकस कर माने तो बस्तर की जनता ने लाल आतंक को आगे स्वीकार करने का मन छोड़ दिया। बस्तर की जनता ने यह ठान लिया था कि ये नक्सलवाद अब समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि बस्तर के गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, सिंचाई के व्यवस्थाएं उन्नत किस्म के बीच पहुंचना चाहिए। आज़ादी के इतने सालों बाद क्यों नहीं होता है। इस बीच में जनवरी से अगस्त के बीच में काफ़ी और गतिविधियाँ हुई थी। एक बार मैंने भी कहा था कि हमने बार कोड जारी किया है, अगर किसी नक्सली को संगठन के लोगों को लगता है कि कोई फीडबैक देना है कि उनके पुनर्वास नीति में क्या होना चाहिए तो वो आप हमको दे सकते हैं। एक बार मैंने कहा था कि अगर कोई बात करना चाहता है तो सरकार तैयार है, एक से छोटे समूह से, बड़े समूह से, सबसे निशर्त बात करने के लिए तैयार है और उसके लिए मैं वीडियो कॉल पर भी बात कर लूँगा, ऐसा मैंने कहा था। जब मैंने भी कहा था तब भी ये कहा गया था कि ये क्या बात कर रहे हैं। और इस बात के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं
तो सबसे पहला श्रेय किसी को जाता है तो बस्तर की जनता को जाता है, जिसने मन बना लिया कि लाल आतंक समाप्त होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो वो आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को जाता है, आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को जाता है। अद्भुत परिश्रम, अद्भुत पराक्रम किया उन्होंने, और वो पराक्रम ही है उनका जो आज का दृश्य हम सबके सामने उपस्थित हुआ है। विगत विधानसभा चुनाव से पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने रायपुर में आकर के इस बात की घोषणा की थी कि सरकार बनती है तो हम नक्सलवाद को समाप्त करने का काम करेंगे, और उसके बाद माननीय अमित शाह जी ने भी इस बात की घोषणा की, और सरकार बनने के बाद उस पर कवायद भी शुरू हुई, काम भी शुरू हुआ। जब ये ध्यान आया कि हमको किस बात की आवश्यकता थी, तो मैं आपको बहुत डिटेल पर तो जाना संभव नहीं हो पाता है हर बातों पर, परंतु एक बात जरूर कहना चाहता हूं क्योंकि आपके मन में ये बहुत बात होगी। तो इंटेलिजेंस को बहुत पुख्ता किया गया, और इंटेलिजेंस में स्पेशली टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस, उसको अपग्रेड किया गया। अपग्रेड अप टू मल्टीपल फोल्ड, आई एम टेलिंग यू, अप टू मल्टीपल फोल्ड उसको अपग्रेड किया गया। जंगल स्पष्ट दिखता था ऐसे, और इसलिए जब ऑपरेशंस हुए तो परफेक्ट ऑपरेशंस हुए, खरोच नहीं आई जवान को, और अनेक नक्सली न्यूट्रलाइज हुए। वो जब ऑपरेशंस हो रहे थे तब जो विपक्ष से भी सहयोग की अपेक्षा थी, उसके स्थान पर आरोप लगने शुरू हुए थे। और एक वो आरोप था, मुझे ध्यान है, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया था कि फर्जी हुआ एनकाउंटर। उन्होंने आरोप लगाए और उसके बाद नक्सलियों ने पत्र निकाल दिए कि नहीं, ये ठीक हुआ है, इतने ही लोगों का एनकाउंटर हुआ है। ये घटना भी आप हम सबको ध्यान होगा, साल डेढ़ साल पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी बात है नहीं। तो न जानते हुए न समझते हुए भी आरोप लगा देना सेना के, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के पराक्रम पर तोहमत लगाने जैसी चीज़ थी। खैर, जैसा भी है, बात आगे बढ़ी। जवानों के पराक्रम के कारण ही हम देखते हैं कि आज का दृश्य उपस्थित हुआ है। उसके बाद जो और वर्टिकल्स उस पर काम किए, मैं वो भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, और वो ये है कि लगातार मैं विशेष रूप से नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर के हर महीने लगभग मैं समाज के प्रमुखों के साथ भी बैठता था। ये बात उस समय भी मैंने प्रेस में कही थी, आपको ध्यान भी होगा। मतलब दोरला, भतरा, मोरिया, माड़िया, गोंड, जितने भी समाज बस्तर में हैं, उन समाज के प्रमुखों के साथ जो उन जिलों में हैं, उनके साथ बैठता था। एक बार नहीं, अनेक बार उनसे अपील भी किए कि भाई इस पे क्या करना है। उन्होंने कुछ काम बताए, वह काम भी किए, और फिर से अपील किए कि भाई ये समाज के लोग हैं, इनसे बात किया जाए, इनको वापस लाया जाए। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ इस बात को बताना चाहता हूँ कि सारा समाज तैयार था इस बात के लिए, और सारे समाज के लोगों ने अपने लोगों से चर्चा भी की, और कुछ समाज के लोगों ने तो वापस लाकर पुनर्वास कराए, उसके रिकॉर्ड है। मैं एक आध समाज का नाम लूंगा तो अभी उचित नहीं है, आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, लेकिन बुला कर लेकर पुनर्वास कराया गया। ऐसे ही पंचायत राज के प्रतिनिधि, चूंकि मुझे ध्यान था हमारे बीजापुर की जिला पंचायत के एक सदस्य हैं, उनको सीट थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, तो गंगालूर से लड़ी वो। अभी गंगालूर का पूरा जो जिला पंचायत का क्षेत्र है, उस समय जब वो जिला पंचायत का चुनाव हुआ तब प्रत्येक गांव तक पुलिस की पहुंच नहीं थी, परंतु महिला हमारे उस भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा और वो जीत कर आई, और जीतने के बाद गंगालूर वाले एरिया से जीतने के बाद वो जिला पंचायत की अध्यक्ष भी बनी। और तब मुझे ये लगा कि हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि जो हैं, मैं फॉर्चुनेटली पंचायती राज का काम भी मेरे पास है, तो पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं। और मैंने उनसे भी लगातार बैठकें की इन्हीं 3 जिलों में जहाँ पर मैक्सिमम फोकस था, क्योंकि कोंडागांव क्लियर था पहले ही, बस्तर क्लियर था लगभग, कोंडागांव भी लगभग क्लियर था, कांकेर में थोड़ा सा एरिया क्लियर था, बाकी में थोड़ी परेशानी थी, लेकिन मूल परेशानी थी तो नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर में। तो इन्हीं क्षेत्रों में उनसे बात भी करता रहा। तो उन सारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने भी बड़ा अभियान किया, और अभियान करके उनसे चर्चाएं की जहाँ तक संभव हो सकता था, और चर्चा करके उनको वापस भी लाने का काम किया। मतलब यह भी है कि वो लेकर आए और उन्होंने पुनर्वास कराया नक्सलियों। इसके साथ साथ एक एलबत पंचायत हम लोगों ने योजना भी चलाई, और अनेक ऐसी और बातें थी। इसके साथ साथ ये हुआ कि जो नक्सली वापस आना चाहते थे उनको पत्रकार साथियों ने बस्तर में बहुत असिस्ट किया।
उनको किसी तरह का थ्रेट ना हो, वो इत्मीनान से वो वापस आ सकें, इसके लिए उन्होंने अपने नंबर जारी किए। एक नहीं, अनेक पत्रकार साथियों ने अपने लोगों से, जिनसे भी उनका संपर्क हुआ, वो उनको सुरक्षित लेकर आए और पुनर्वास कराया। मतलब आज तक के भारत के नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा पुनर्वास जो है, 210 लोगों ने जिसमें पुनर्वास किया, 153 हथियार एक साथ आए, जो बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में हुआ अक्टूबर 2025 में। उस अक्टूबर 2025 की घटना के पीछे भी एक पत्रकार साथी का हाथ, और उसके बाद अनेक और ऐसी घटनाएं हुई। तो इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया। मैं सारे ही वर्टिकल्स आपसे बता रहा हूं, जो इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसके कारण हुआ, और आज हम ये सुखद परिणाम देख पा रहे हैं। किसी एक को पूरा श्रेय दे देने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। बस्तर की जनता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, और उसके बाद हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार साथी हैं, समाज के प्रमुख हैं, और कुछ अभियान सरकार के बस्तर के लोगों में खेल की बड़ी रुचि होती है। तो बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसमें 4 लाख 5 लाख युवाओं ने भाग लिया। बस्तर पंडुम है, जिसमें बस्तर की संस्कृति को उभार कर सामने लाने का, एकत्रित करके एक जगह लाने का वह प्रयास भी किया गया। हमारी बहुत अच्छी पुनर्वास नीति बनी सरकार के माध्यम से। उस पुनर्वास नीति में बहुत सारे लोगों से फीडबैक लेकर बनाया गया, वो पुनर्वास नीति भी हमारे काम आई। बीच बीच में हम लोगों को, बस्तर के युवाओं को रायपुर तक घुमाने लाते थे, और रायपुर देख करके वो जाते थे। उन युवाओं ने रायपुर में आकर के रायपुर को देखा, रायपुर को समझा, और अन्य स्थानों पर समझा। आपको भी ध्यान होगा, उस पे ग्रुप में ऐसे अनेक बार ऐसे युवा आए थे जो 25 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन उन्होंने टीवी नहीं देखा था। ऐसे अनेक लोगों से आप लोगों की भी मुलाकातें हुई थी। उनको भी लगा कि बस्तर ऐसे तो पीछे ही छूटा जाएगा, ऐसे तो नहीं चल पाएगा साथ में। इसलिए सबके मन में ये भाव आता गया कि इसको ठीक होना चाहिए। इस बीच में यह भी हुआ कि देश के अनेक स्थानों से, मैंने बोडोलैंड जो वो एक आंदोलन चला करता था पहले, वो बोडोलैंड BTR कहते हैं, बोडोलैंड टेरिटरी रीजन बना हुआ है, वहाँ से गोविंदा बासुमतारी और रिन्वल वारी ऐसे जो लोग थे, जो उस समय ऐसे संगठनों में जो सशस्त्र आंदोलन किया करते थे, उसके लोग थे। उन्होंने पुनर्वास किया पूर्णतः, उनको भी लेकर के हम बस्तर आए थे। ऐसे ही पुनर्वास करने वाले जो उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, महाराष्ट्र के लोग थे, उनको भी बस्तर लेकर आए थे, और उन्होंने सारे ही जिलों का प्रवास किया। उनका मीडिया, सोशल मीडिया पर बड़ा इम्पैक्ट आया। उनके माध्यम से रेडियो स्टेशन पर भी काम, उनका हम लोगों ने इंटरव्यू कराया कि हमने पुनर्वास कर लिया है, अब हमारा जीवन ऐसा है, ये बताने के लिए। आपको ध्यान होगा कि बस्तर में, जगदलपुर में इसका ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन है। ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन जो है, उसमें 15% समय हुआ करता था हिंदी और इसके लिए, गोंडी के लिए और छत्तीसगढ़ी के लिए। शेष 85% का समय हिंदी के लिए हुआ करता था। हम लोगों ने जाकर के दिल्ली में बात की, और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तुरंत ही इस बात पर संबंधित विभागों से बातचीत करके इसको सुनिश्चित कराया कि 50% गोंडी और छत्तीसगढ़ी के लिए समय होगा और 50% हिंदी के लिए होगा। और तब गोंडी में समाचार, गोंडी में इनके इंटरव्यूज़ आने लगे, और गोंडी में जब इंटरव्यू आया तो और इम्पैक्टफुल हुआ, क्योंकि अंदर जंगल में जब मोबाइल पर बात नहीं करनी हो, मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल के कवरेज नहीं है, तो रेडियो ज़रूर चलता है, और रेडियो पर वो ज़रूर प्रोग्राम सुनते हैं। तो लगातार सीरीज चली है इस बात की कि पुनर्वासित लोगों के इंटरव्यूज़ कराए जाएँ। मैं हर बार बस्तर जाता था तो कैंप उस स्टेशन पर बैठकर, या फिर मेरी रिकॉर्डिंग करके उसको भी चलाते थे। अधिकारियों की भी बातें लगातार चलाते थे, और इस बात को बार बार कहते थे कि केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि आप पुनर्वास करें। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि पुनर्वास करें। हम लोग भी कहते हैं कि पुनर्वास करें, और पुनर्वास करके नए जीवन की शुरुआत करें। हमने छत्तीसगढ़ में सरेंडर कहना छोड़ दिया, ये बात मैंने बताई उस पर। आपको अगर ये लगता होगा कि सरेंडर अपमानजनक कुछ है, तो ये सरेंडर बिल्कुल नहीं है, आप ये ना माने, आप पुनर्वास करें। और भी मैंने ये कहा कि ससम्मान पुनर्वास करें, पुनर्वास भी छोड़ दिया, ससम्मान पुनर्वास करें, यह भी किया। और फिर कालांतर में जब सबसे पहला बड़ा पुनर्वास, टाइम में ठीक ले रहा हूँ? नहीं, सबसे पहला पुनर्वास बस्तर में हुआ, जगदलपुर में सबसे बड़ा, और ऐसे पुनर्वास पहले और होते रहे।
लेकिन सरकार की तरफ से हम लोगों ने कोशिश करके फिर हमारे पुनर्वास केंद्र बनाए सारे जिला मुख्यालयों में। उन पुनर्वास केंद्रों को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर घोषित कराया गया, वीटीपी घोषित कराया गया, वहां पर रहने वादी की व्यवस्था उचित की गई। तब तक कोई आया नहीं था, और जब ये प्रयास चलता था तो प्रशासन से कुछ ऐसी बातें भी आती थी कि भगवान जाने क्या करा रहे हैं, कौन आने वाला है, और हम भी नहीं जानते भाई कि मन में कैसी भावना थी। ये लगता था कि हमेशा कि नहीं कुछ तो होगा भाई, पुनर्वास केंद्र बनाकर रखा जाए, बल्क में पुनर्वास होगा, ऐसे मैं सोचा करता था। मैं जाकर के बीटीआर में देखकर आया था, बल्क में पुनर्वास होता है तो कैसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती, और उसी को हम इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन तब तक कोई एक भी ऐसा नहीं था कि इतने लोग एक साथ कोई इक्का दुक्का कभी कभार कोई आ जाते थे, वही होता था, बल्क में पुनर्वास नहीं होता। अक्टूबर 2025 में जिसमें सीसी मेंबर सतीश और अन्य लोग साथ आए, रुपेश करके जो है, अन्य लोग साथ आए, 210 लोगों ने पुनर्वास किया, और उस पुनर्वास के बाद पूरी श्रृंखला चल पड़ी। उस पुनर्वास के बाद अनेक ऐसे पुनर्वास हुए, हम सब जानते हैं, जिसमें लोग आते गए और पुनर्वास करते गए। जब आज आपसे मैं बात कर रहा हूं तो 3000 लोगों ने लगभग इन 2 ही वर्षों में, पुराने वर्षों की छोड़ दें, 3000 लोगों ने पुनर्वास किया है। 2000 आर्म्ड कैडर के लोग अरेस्ट हुए हैं और 536 न्यूट्रलाइज हुए। आज नक्सल संगठन का 99% समाप्त हो गया है। कुछ हमारे कांकेर में नॉर्थ एरिया में कुछ शेष रह गए हैं, नाम पता सबका मालूम है, कौन है ये मालूम है, अभी कहाँ है ये, बस इतनी परेशानी, लेकिन कौन है ये मैपिंग है पूरी। और कुछ दक्षिण में कुछ लोग हैं, ये लोग उस फॉर्मेट में नहीं है, उस फॉर्मेशन में नहीं है जिसमें ये घटनाएं किया करते हैं। कोई व्यक्ति हथियार छोड़कर, वर्दी छोड़कर गांव में सम्मिलित हो गया है, हमारी सूची में नाम है, परंतु ना वो पुनर्वास में है, ना ही वो जेल में है, ना ही वो न्यूट्रलाइज होने पर है, अर्थात ये है कहीं, लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं है। अब ये स्कैटर्ड हैं और इधर उधर दुबके हुए हैं। अभी भी रास्ता स्पष्ट है, अभी भी कोई चाहता है तो उसमें से आकर के पुनर्वास करें, अभी भी सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अब वो उस फॉर्मेशन पर नहीं है जिसमें वो घटनाएं कर सकें। इसलिए तकनीकी तौर पर मैं आपसे स्पष्टता से कहना चाहता हूं। हाँ, एक और इसमें पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ के कुछ लोग हैं जो DKSZC लेवल पर भी हैं और वो तेलंगाना में सक्रिय हैं, तो उसको हमने काउंट नहीं किया। वो तेलंगाना में सक्रिय है, तेलंगाना उस पर बात करेगा, वो छत्तीसगढ़ में नहीं। छत्तीसगढ़ की पेरिफेरी में, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री में अब कोई भी DKSZC लेवल का भी नहीं है, उससे नीचे लेवल का भी नहीं है। मैं जो संख्या आपसे कह रहा हूँ ये अधिक से अधिक 25-30 की संख्या इनकी शेष रह गई है, स्कैटर्ड हैं, उस फॉर्मेशन में नहीं है, लेकिन वो उनका अस्तित्व है अभी। वो सब आप छोड़ें तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश नक्सलवाद के उस दंश से, उस उनके आर्म्ड कैडर से मुक्त हो चुका है। अब भय का कोई कारण नहीं है। मैं अब जब बस्तर वालों से बात करता हूं तो बस्तर में गांव के लोग अब खिलखिलाकर हंसने लगे, ये परिवर्तन आया। मैं अभी गया था एक गांव में, तो वहां पर उन्होंने कहा, बस्तर में लोगों ने कहा कि हमको लग रहा है कि अभी हम आजाद हुए, अभी हम आजाद हुए। अन्यथा एक गांव से दूसरे गांव आने जाने पर भी 10 प्रकार की चीजें होती थी। इसमें आपने देखा एक मड़कम सुक्की नाम की लड़की का पैर जो उड़ गया था, वो आपने देखा। इस मड़कम सुक्की का इलाज यही हुआ है, रामकृष्ण हॉस्पिटल में हुआ है। इसकी माँ भी नहीं रही है और पिता भी नक्सली हमले में मारे गए थे, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार के साथ रहती है। अभी भी आप उससे बात कभी चाहें तो मिल सकते हैं, कभी चाहें तो बात कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ रहती। और दुर्भाग्य ये हुआ कि उसका पैर भी IED पर पड़ गया, उसका पैर भी उड़ गया। लेकिन चूंकि वो लोग लेकर के हॉस्पिटल आएंगे, शहर आएंगे, आएंगे जाएंगे बार बार, इस कारण से उसको नक्सलियों ने रोके रखा। तब तक रोके रखा जब तक उसका पैर सड़ ना गया, और उसके बाद फिर पूरे ही गांव वालों ने विरोध किया उन नक्सली कैडर का कि आप लोग इसको मार डालेंगे तब मानेंगे। तब फिर उसको लेकर के जगदलपुर आए, और उस समय जगदलपुर आए थे, तब फिर बातचीत हुई थी, तो फिर इसको यहाँ लेकर आए, इलाज हुआ। आज वो हम सबके बीच में है, परंतु अब वो पैर नहीं है उसका, वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन उसके लिए दूसरा आर्टिफिशियल जो पैर होता है, बनता है, वो बन गया है। अब उस आर्टिफिशियल के पैर के साथ वो चलती, ये ज़रूर हुआ है। इसमें गुड्डू लेकाम एक है, उसकी भी कथा है, राधा सलाम एक है, उसकी भी कथा है।
राधा सलाम जो है वो छोटी बच्ची थी, अभी 8 साल 10 साल हो गया, उसकी आंखें खराब हुए, उसने अपने आंगनबाड़ी के पास एक टिफिन छू लिया था, वो टिफिन फट गया और उसकी आंखें चली गई, थोड़ा सा दिखता है उसको। ये सारे ही लोग, इनकी कोई कथा ही नहीं होती थी भाई। कोई दिल्ली में बैठ करके हमेशा ये कहा करता था कि कोई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण बस्तर में नक्सलवाद है, ऐसा कहा जाता था। कोई ये कह देता था कि बस्तर में कोई किसी के समर्थन में युद्ध लड़ रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था बनी है, ये कहा जाता था कि किसी भी तरीके से वहां पर लोगों को दबाया सरकार के द्वारा जा रहा है और उसके विरुद्ध में लड़ाई चल रही है। ये दिल्ली में बैठकर लोग बताया करते थे। तो बस्तर के वो सारे ही लोग, भाई आईडी थोड़े ना किसी को पहचानता है, आईडी से तो एक मादा शावक है, एक भालू है, उसका भी एक कथा है, मादा भालू है, वो उसका पैर भी आईडी पर पड़ा, पैर फट गया, उसका पूरा आधा शरीर निकल गया। उसके 2 शावक थे, वो भालू तो आईडी से मर गई और उसके शावक दोनों भूख से मर गए। यह भी कुछ दिन की पहले की घटना है। ऐसे कितने ग्रामीण जन जिनके पैर उस आईडी पे पड़ते थे और उनका यही हाल होता था। इनकी संख्या सैकड़ों में है, सैकड़ों में। अभी कुछ संस्थाएं सामने आई हैं जिन्होंने इनको पैर देना और आदि काम इस पर शुरू किया है। इन सबका ग्रुप बन करके दिल्ली गया था, दिल्ली जाकर राष्ट्रपति जी से मुलाकात किए थे, पूछा था कि हमारे मानवाधिकार का क्या होगा भाई, ये क्या चल रहा है पूरे बस्तर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, हमारे मानवाधिकार का क्या होगा। मिलकर आए थे अमित शाह जी के पास और अमित शाह जी ने अपने आंगन में एक पंडाल लगा करके इनको नाश्ता कराया था, साथ में इनकी बात सुनी थी पूरी। और इन्होंने दुनिया का अप्रतिम एक घटना में आपसे कहूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बस्तर के नक्सल पीड़ित एक तरफ बैठे और सामने दुनिया भर की मीडिया थी। ये ऐसा अजीब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें कोई नेता नहीं, कोई अधिकारी नहीं, बस्तर के नक्सल पीड़ित बैठे हैं, जिसको आधी हिंदी आ रही है, आधी नहीं आती है, लेकिन वो सारी बात अपनी कह रहे हैं, कोई दुभाषिया भी पकड़ लिए हैं और पूरी मीडिया के सामने, दिल्ली की मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने अनेक स्थानों पर अपने अभियान किए थे। तो साइवार वाली जो चीज थी प्रारंभ में ही, जिसके माध्यम से ये बताया जाता था कि कुछ इस तरीके से हो रहा है बस्तर में, जिसके ठीक करने के लिए नक्सलवादी काम कर रहे हैं, उसको भी समाप्त करने का काम किया गया। यह भी एक वर्टिकल उसमें था। और ये सारी बातें जो मैंने आपसे कही, इनका इंटीग्रेटेड अप्रोच था, शेयर कुछ ना कुछ सबका है। और इन सारे ही विषयों के साथ आज हम उस सुखद परिणाम पर बैठे हैं। आज 31 मार्च 2026 है, जब हम सब मिलकर ये कह पा रहे हैं कि समूचा बस्तर उस सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त हुआ है। वो नक्सल कैडर जो बार बार हत्याएं किया करता था, उससे मुक्त हुआ है। अन्यथा बस्तर के गांव में शिक्षा दूतों के गला रेत कर हत्याएं की जाती थी। बस्तर में नदी के किनारे, तालाब के किनारे और रोड के किनारे आईडी बिछा दिए करते थे। बस्तर में निर्माण कार्य करने वालों की गाड़ियां चला दिया करते थे। बस्तर में जितने भी पटेल और सरपंच हुए, गांव के मुखिया स्वरूप जो कोई हुए, सबको मौत के घाट उतारा गया। आज थाने में आने वाले ऐसे अनेक लोग हैं जो ये कहते हैं कि मेरे पिताजी या मेरे दादा को नक्सलियों ने मार दिया था, लेकिन तब हम थाना भी नहीं आए, क्योंकि तब हमको भी मार दिया जाता अगर हम थाना आ जाते तो, या घर छोड़कर जाना पड़ता, इसलिए हम नहीं आए। ऐसे अनेक लोग हैं। आज बस्तर में जब अभी किसी गाँव में आप जाएंगे तो बस्तर के लोग आपसे मांग करने लगे। यही 1 साल पहले जब मैं जाता था या कोई नेता जाते थे, एक कागज नहीं आता था। आज जब आप जाएंगे तो ढेर कागज आते हैं अपने गांव की मांग के लिए, सारी बातें लोग करने लगे। पहले वो कागज देना अपराध हुआ करता था, सरकार के पास कागज कैसे दोगे, अपराध था। उनकी सरकार में ये नहीं कह सकते थे, और आज सब कोई बात कह रहे हैं। अंततोगत्वा मैं इस पूरे ही प्रश्न के संदर्भ में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं, और वो ये है कि वो जो अभियान चल रहा था वो बंदूक की नली से सरकार बनाने का अभियान था। उसमें कहीं कोई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात नहीं थी। वो एक वाद है, उस वाद के चलते ये सब किया जा रहा था। लेकिन भारत में लोकतंत्र है, भारत के जड़ में लोकतंत्र है, मन मन में लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र ने उस माओवाद पर विजय प्राप्त की है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है।